हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां यिनची अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए मिस फ्लोटिंग की बॉडी के अंदर मौजूद ब्लैक पावर ऑफ करप्शन को ऑब्जर्व करना चाहता था, लेकिन बिल्कुल एंड समय पे उसे अपनी एक डिसेबल से पता चलता है कि उसकी 36 डोमेन्स के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स एक एक करके अपना लेवल पार करते जा रहे हैं और इसमें उन सभी के साथ कुछ नए आई कल्टीवेटर्स दे रहे हैं। निंजी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनची वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जबकि वहीं दूसरी तरफ एंसेस्टर्स उस एंशिएंट कल्टीवेटर के पीछे पीछे उसके टाओयुआन गांव में आ चुके थे, जहाँ पे सभी लोग बहुत ही खुशहाली और सुकून से रह रहे थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मास्टर यिनची की मेंशन की मेन हाल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन भी बनी हुई थी, जिसकी मदद से मास्टर यिनची को वहाँ पे पता चल रहा था कि कौन सा कल्टीवेटर अभी कौन सी डोमेन में मौजूद है। और जब वो देखते हैं कि 33 डोमेन और 27 डोमेन के सभी कल्टीवेटर्स एक एक करके अपना लेवल पार करते जा रहे हैं, तो मास्टर यिनची वहाँ पे गुस्से से निंजी से कहते हैं अभी तक वो पिछले वाला कल्टीवेटर पकड़ा नहीं गया, जिसने इमोर्टल एम्परर रियलम तक के कल्टीवेटर्स को भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, हमारी उस इमोर्टल फॉर्मेशन होने के बावजूद भी। और अब ऊपर से न जाने ये लोग कहां से आ गए। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि तुमने मुझे इस सब के बारे में पहले नहीं बताया था। और ये कहकर मास्टर यिनची वहाँ पे थोड़ा गुस्से से उससे कहते हैं क्या तुम इसी तरह से चीजों को कंट्रोल करती हो। मास्टर यिनची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी निंजी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी सफाई देते हुए मास्टर यिनची को बताती है मुझे नहीं पता कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब अचानक से ही हुआ है। हाल ही में कई सारे इमोर्टल कल्टीवेटर्स एक साथ हमारी सेकंड मेरिडियन के अंदर आए थे, और जब से वो सभी लोग यहाँ पे आए हैं, तो तब से लेकर अब तक कुछ न कुछ गड़बड़ चल ही रही है। और ऊपर से मैं बाकी कामों में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे इन सभी के बारे में आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। निंजी की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर यिनची भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने पास बुलाकर उसे वहाँ पे बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं कि पिछले 10,000 सालों से कोई भी ऐसे ही हमारी सेकंड मेरिडियन के अंदर नहीं आ पाया, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि एक साथ कई सारे इमोर्टल कल्टीवेटर्स हमारी सेकंड मेरिडियन के अंदर आ चुके हैं। कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मुझे तो लगता है कि हमारी सेकंड मेरिडियन का ही कोई उनकी मदद कर रहा होगा। पर अभी मास्टर यिनची वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि निंजी उन्हें वहाँ पे बीच में ही रोकते हुए कहती है कहीं हमारी इमोर्टल फॉर्मेशन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। हमारी इमोर्टल फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इमोर्टल और इमोर्टल एम्परर रियलम तक के कल्टीवेटर्स की पास को डिटेक्ट कर लेती है, और उसके बाद वो खुद ब खुद उनकी पास को छीनकर हम तक पहुंचा देती है, जिसकी वजह से वो सभी कल्टीवेटर्स हमेशा हमेशा के लिए हमारे ट्रैप में ही फंस कर रह जाते हैं। लेकिन ये सब पिछले लाखों सालों से होते हुए आ रहा है, तो हो सकता है हमारी उस इमोर्टल फॉर्मेशन की पावर कम हो गई हो, या उसके साथ कुछ और गड़बड़ हो गई हो। लेकिन इससे आगे बेचारी निंजी वहाँ पे कुछ कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि मास्टर यिनची वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो। ये इमोर्टल फॉर्मेशन जू टियानटोंग छोड़कर गए थे, इसलिए लाखों साल गुजर जाए या करोड़ों साल, इस फॉर्मेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। अब मास्टर यिनची की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी निंजी भी वहाँ पे एक बार फिर से सोच में पड़ गई थी, लेकिन अभी वो इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर यिनची ने अचानक ही वहाँ पे अपनी डोमेन के गार्डियन पपेट्स को वहाँ पे बुला लिया था, और अचानक अपने साथ उन पपेट्स को देखकर एक पल के लिए तो बेचारी मिस निंजी भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गई थी। वहीं मास्टर यिनची अपने उन गार्डियन पपेट्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि जाकर उन चारों कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगाओ, जो कि हमारी डोमेन के रूल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। असल में मास्टर यिनची यहाँ पे लियो जियानडोंगमी और हाउजियन और मिचू के बारे में बात कर रहे थे। वहीं मास्टर यिनची का ऑर्डर मिलते ही वो चारों के चारों गार्डियन पपेट्स अपना साथ झुकाते हुए अचानक वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिनके जाते ही मास्टर यिनची वहाँ पे मिस निंजी से कहते हैं अगली बार केयरफुल रहना, और अब अगर तुमने कोई छोटी सी भी गलती की तो मैं तुम्हारे अगले महीने के एलेक्सेस को भी काट लूंगा। और ये कहते हुए मास्टर यिनची वहाँ से चले गए थे। जिनके जाते बेचारी मिस निंजी वहाँ पे उदास होते हुए खुद से ही कहती है मुझे लगता है अभी आगे मेरे साथ और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें 33 डोमेन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस चू ने हाउजियन के साथ मिलकर 33 डोमेन में फंसे हुए सभी कल्टीवेटर्स को एक एक करके वहाँ पे बाहर निकाल दिया था। और जब वो आखिरी कल्टीवेटर को भी बाहर निकाल देते हैं, तो वो आखिरी कल्टीवेटर लगभग रोते हुए वहाँ पे उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं न जाने पिछले कितने हजारों सालों से यहाँ पे फंसा हुआ था, और अगर आप ना होते तो मैंने तो यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। और ये कहकर वो इमोर्टल कल्टीवेटर बेचारा वहाँ पे बार बार मिचू का शुक्रिया अदा करता जा रहा था, और उसके बदले में उस कल्टीवेटर ने वहाँ पे काफी सारे पैसे भी मिचू को दे दिए थे, जिन्हें पाकर मिचू भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और वो वहाँ पे उसके हाथों से पैसे लेते हुए उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर से कहती है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पे कोई और भी प्रॉब्लम होती है तो तुम सभी लोग बिला झिझक मेरे पास आ जाना, लेकिन हाँ ये बात याद रखना मैं तुम लोगों की सिर्फ तब तक ही मदद करूंगी जब तक तुम लोग मुझे पैसे देते रहोगे, क्योंकि मैं बिना पैसों के कोई भी काम नहीं करती। और अभी मिचू वहाँ पे उन सभी इमोर्टल कल्टीवेटर से वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हाउजियन उससे कहता है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों ने 33 डोमेन से सभी इमोर्टल कल्टीवेटर्स को बाहर निकाल दिया है, तो अब मेरे ख्याल से हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मिस चू तो अभी वहाँ पे और भी ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पे इधर उधर देखते हुए किसी और भी इमोर्टल कल्टीवेटर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और इसी बीच मिस चू की नजर वहाँ पे उन गार्डियन पपेट्स के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे धीरे धीरे चलते हुए उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर मिस चू वहाँ पे खुश होते
होते हुए हाउजियान से कहती है, लो एक बार फिर से पैसे कमाने का इंतजाम हो गया। और ये कहकर मिस चू वहाँ पे चलाते हुए उन दोनों गार्डियन पपेट से कहती है कि इस तरह से धीरे धीरे मत चलो, जल्दी आओ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। पर अभी मिस चू वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक उन दोनों गार्डियन पपेट्स ने वहाँ पे अपनी पास को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे मिस चू के ऊपर हमला करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं, जो देखकर मिस चू को बचाने के लिए हाउजियान वहाँ पे सामने आ गया था। और उसी के साथ हाउजियान वहाँ पे उन गार्डियन पपेट्स के हमलों को रोकने के लिए अपनी सुतरा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है। लेकिन उन दोनों गार्डियन पपेट्स का वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि हाउजियान के लिए भी उसे संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि हाउजियान ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उन दोनों गार्डियन पपेट्स को वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल दिया था। पर इस सब में वो खुद भी खिसकता हुआ काफी पीछे चला गया था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी हालत भी वहाँ पे थोड़ी खराब हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन गार्डियन पपेट्स को तो वहाँ पे सबसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, वो दोनों तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे। खैर उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें उसी मार्शल अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डोंगमी और लियू जियान ने अपनी अपनी गोल्डली पावर्स को एक्टिवेट करते हुए रेमंड को खत्म कर दिया था। और रेमंड को खत्म करने के बाद उन्होंने मार्शल अरीना के अंदर मौजूद बाकी सभी कल्टिवेटर्स को भी अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर दिया था। लेकिन 2 घंटे गुजर चुके थे, पर अभी तक भी उनमें से कोई भी इमोर्टल कल्टिवेटर वहाँ पे उन दोनों के साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं आया था। जो देखकर डोंगमी वहाँ पे चलाते हुए उन सभी लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे पिछले 2 घंटों से तुम सभी को अपने साथ फाइट करने के लिए बुला रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी तुम में से कोई भी आगे नहीं आया। क्या अब तुम लोग यहाँ पे हमें चैलेंज नहीं करना चाहते? पर डोंगमी की सारी बातें सुनकर भी हम देखते हैं कि उनमें से कोई भी इमोर्टल कल्टिवेटर वहाँ पे उनके साथ फाइट करने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि उन दोनों को रेमंड के साथ फाइट करते हुए वो सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टिवेटर्स उन दोनों की पास को अच्छी तरह से देख चुके थे, इसलिए वो यहाँ पे उन लोगों के हाथों से नहीं मरना चाहते थे। जो देखकर डोंगमी वहाँ पे लियू जियान से कहता है कि मुझे नहीं लगता अब ये लोग हमारे साथ फाइट करने के लिए आगे आएंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल से अब हम लोगों को यहाँ पे इन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। डोंगमी की ये बात हम देखते हैं कि लियू जियान को भी सही लगती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से अगली डोमेन के लिए चले जाते हैं। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक ही वहाँ पे उन दोनों के सामने भी वही दोनों गार्डियन पपेट्स आ चुके थे, जो कि वहाँ पे इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टिवेटर से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे थे। और यही बात वहाँ पे लियू जियान और डोंगमी को भी हैरान कर रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी कल्टिवेटर्स उन गार्डियन पपेट्स को देखकर चौंकते हुए कहते हैं, ये तो गार्डियन पपेट्स हैं जो कि 36 डोमेन में होने वाली हर एक एबनॉर्मल चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसपे एक दूसरा कल्टिवेटर वहाँ पे डरते हुए अपने सभी साथियों से कहता है कि इन गार्डियन पपेट्स के बारे में मैंने सुन रखा है कि ये हमारे जैसे कल्टिवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से पनिश करते हैं, और जब कोई इनके हाथों से मरता है तो उसकी सोल भी हमेशा हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाती है। इसलिए मैं तो यहाँ पे खुद को ही डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे इनके हाथों से नहीं मरना चाहता। और ये कहकर उस कल्टिवेटर ने वहाँ पे अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद ही अपनी जान दे दी थी। और उसके पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टिवेटर्स भी एक एक करके खुद को मारते हुए वहाँ पे अपनी जान देते जा रहे थे, जिनके मरते ही हम देखते हैं कि उन सभी इमोर्टल कल्टिवेटर्स की सोल्स को वहाँ पे उस इमोर्टल फॉर्मेशन ने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया था। जो देखकर लियू जियान वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, खुद को बचाने के लिए अपनी जान देने का ये तरीका मैंने पहली बार देखा है। ये सभी के सभी इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टिवेटर्स तो बहुत ही ज्यादा बुज़दिल निकले, लेकिन इनकी इन हरकत से मुझे इतना तो पता चल गया है कि इन गार्डियन पपेट्स में जरूर कोई खास बात होगी। और अगर हम लोग इन्हें यहाँ पे गौर से देखें तो ये लोग तो किसी गॉड के गार्डियन पपेट्स लग रहे हैं। पर अभी लियू जियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि डोंगमी अचानक ही वहाँ पे उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए लियू जियान से कहता है कि ये चाहे कोई भी हो, मैं इन्हें अभी खत्म कर देता हूँ। पर ये कहते हुए जैसे ही डोंगमी वहाँ पे उनके पास जाता है तो उन गार्डियन पपेट्स ने वहाँ पे अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए डोंगमी को वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। और डोंगमी वहाँ पे कुछ समय पाता उससे पहले हम देखते हैं कि उनमें से एक गार्डियन पपेट अचानक ही डोंगमी की साइड पे टेलीपोर्ट होते हुए उसके ऊपर हमला भी कर देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि डोंगमी को भी वहाँ पे उस अटैक को रोकने का मौका नहीं मिलता, और उस गार्डियन पपेट का वो तिलिस्मैन वाला अटैक जाकर सीधे डोंगमी को हिट कर गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। जो देखकर अभी बेचारा वो गार्डियन पपेट वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस स्मोक में से डोंगमी ने अचानक ही बाहर आते हुए वहाँ पे उस गार्डियन पपेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जहाँ वो गार्डियन पपेट भी कम नहीं था, वो भी अपनी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोंगमी को वहाँ पे बराबरी की टक्कर दे रहा था। जहाँ बार बार उनके अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था, और वो दूसरा गार्डियन पपेट वहाँ पे बहुत ही गौर से अपने साथी की ये फाइट देख रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे उसका खेल खत्म करने के लिए उसके पीछे आ चुका था, और वो गार्डियन पपेट वहाँ पे कुछ समय बाद उससे पहले हम देखते हैं कि लियू जियान ने वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था। लेकिन वो गार्डियन पपेट काफी ज्यादा फास्ट था, क्योंकि लियू जियान का अटैक उसे वहाँ पे लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वो गार्डियन पपेट वहाँ पे टेलीपोर्ट होता वो सीधा लियू जियान के पीछे आ गया था, लेकिन वो लियू जियान के ऊपर अटैक कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक ही डोंगमी ने वहाँ पे आते हुए उल्टा उस गार्डियन पपेट के ऊपर ही अटैक कर दिया था। और डोंगमी लियू जियान के पास आते हुए उसे कहता है कि ओके ओके ठीक है, तुम्हें मेरे शुक्रिया अदा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान भी वहाँ पे उसके मजे लेते हुए उससे कहता है कि मैं भला तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं, तुम्हें किसने बोला था इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे खत्म करने को? मैं तो अभी इससे काफी सारी
सारी इन्फॉर्मेशन उगलवाना चाहता था, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे वाला पपेट तो अभी जिंदा बचा है ना, तो मैं उससे सारी इन्फॉर्मेशन उगलवा लूंगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिचू और हाउजियान ने भी मिलकर उन दोनों गार्डियन पपेट्स को हराते हुए उन्हें वहाँ पे अपनी स्पीचो रोप के अंदर जगड़ लिया था, और मिचू वहाँ पे अपनी स्पीचो रोप का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों गार्डियन पपेट से वहाँ पे उगलवाने की कोशिश कर रही थी कि तुम दोनों को यहाँ पे किसने भेजा था। लेकिन हम देखते हैं कि वो गार्डियन पपेट्स तो वहाँ पे अपने मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थे, जो देखकर मिचू लगातार वहाँ पे उन्हें टॉर्चर करते हुए उनसे इन्फॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश कर रही थी, और साथ साथ वो खुद ही वहाँ पे गेस करते हुए ये भी कह रही थी, हो सकता है तुम लोग स्ट्रेंजर्स हो और वैसे हमें यहाँ पे देखकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया हो, या फिर तुम किलर्स भी हो सकते हो जिनका काम बस सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना है। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से तो तुम लोग जरूर रोबर्स होगे जो कि हमें यहाँ पे लूटने के लिए आए होगे, क्योंकि तुम लोगों को कहीं से पता चल गया होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे काफी सारा पैसा कमाया है और हमसे वही पैसा छीनने के लिए तुम लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया होगा। और इसी तरह मिचू वहाँ पे अपने पास से ही न जाने क्या क्या गैस करती जा रही थी, लेकिन जब उस सब के बावजूद भी वो गार्डियन पपेट्स उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देते, तो वो अपने पास एक स्मेली वाटर को बाहर निकाल कर उसे वहाँ पे उन दोनों पपेट गार्डियंस को दिखाते हुए कहती है, ये स्मेली वाटर हमारे अपर रियलम का सबसे बदबूदार पानी है, अगर इसका एक ड्रॉप भी तुम्हारे ऊपर गिर गया तो उसकी बदबू हजारों सालों तक तुम्हारी बॉडी से नहीं जाएगी, पर मैं इस बदबूदार पानी को तुम्हारे ऊपर नहीं गिराऊंगी, बल्कि मैं इसे तुम लोगों को यहाँ पे पिला दूंगी, और उसके बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा ये मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसलिए अब अगर तुम दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने मास्टर के बारे में मुझे बता दो। और ये कहकर मिचू ने अचानक वहाँ पे स्मेली वाटर की बोतल को उन दोनों की तरफ आके बढ़ा दिया था, जिसकी बदबू को महसूस करके बेचारे वो दोनों गार्डियन पपेट्स वहाँ पे इतना ज्यादा डर चुके थे कि वो जल्दी से बोलते हुए मिचू को वहाँ पे बताते हैं कि हमें यहाँ पे मास्टर यिन जी ने भेजा था। मास्टर यिन के बारे में सुनकर हम देखते हैं कि मिचू वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, ओ तो तुम्हारे मास्टर का नाम यिन जी है, कोई बात नहीं, अब हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। लेकिन वहाँ से जाते जाते मिचू ने बहुत ही चालाकी से उस स्मेली वाटर की बोतल को उन दोनों गार्डियन पपेट्स के ऊपर ही फेंक दिया था, जिसके चलते तो अब बेचारे उन गार्डियन पपेट्स की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो जाने वाली थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियूजियन और डोंगमी ने भी उन गार्डियन पपेट्स को मार मार के उनसे इन्फॉर्मेशन उगलवा ली थी, और उन दोनों को भी अब वहाँ पे मास्टर यिन जी के बारे में पता चल चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे बहुत ही तेजी से मास्टर यिन जी को ठिकाने लगाने के लिए निकल चुके थे। हम नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सभी लोग मिलकर मास्टर यिन जी का मुकाबला कर पाते हैं या नहीं, या फिर अपने डिसेबल्स को बचाने के लिए हमेशा की तरह एसएसटाजू को ही आना पड़ेगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक बार फिर से टाओयुआन गांव का ही सीन दिखाया जाता है, जहां आज टाओयुआन गांव में चारों तरफ तबाही मची हुई थी, क्योंकि कुछ लोगों ने मिलकर अचानक ही टाओयुआन गांव के खिलाफ बगावत करते हुए टाओयुआन गांव के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ तबाही मची हुई थी, और वो सभी कल्टीवेटर्स वहाँ पे एक दूसरे को काटने के लिए अपना पूरा दम लगा रहे थे। वहीं एसएसटाजू एक पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े होकर दूर से ये सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, जबकि नीचे हम उसी ब्लैक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपनी सो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बहादुरी से अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक ही कुछ कल्टीवेटर्स ने मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते वो ब्लैक कल्टीवेटर भी वहाँ पे थोड़ा घायल हो गया था, और इस मौके का फायदा उठाकर जैसे ही उसके दुश्मन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक ही उसके साथियों ने बीच में आते हुए वहाँ पे उस ब्लैक कल्टीवेटर की जान बचा ली थी। वो ब्लैक कल्टीवेटर जिसका नाम जुआन जी था, वो अपने साथियों को वहाँ पे इस तरह से अपनी मदद करते हुए देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। लेकिन अभी इस सब का समय नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि उसका साथी उसे वहाँ पे अपनी पीठ पे उठाकर उसकी जान बचाते हुए वहाँ से भागने लगा था, जो देखकर उसका दुश्मन वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि आज भागने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि आज हम लोग मिलकर तुम सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने वाले हैं। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुआन जी का साथी भी वहाँ पे चलाते हुए उससे कहता है, लेकिन मेरे यहाँ पे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये कहकर वो दोनों ही कल्टीवेटर्स अपना पूरा दम लगाते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे, और उनके अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी हो रहे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआन जी का साथी जुआन जी को लेकर जल्दी से वहाँ पे एक सेफ जगह पे आ गया था, और वो वहाँ पे जुआन जी को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र मत करो, बिग ब्रदर सब कुछ संभाल लेंगे, तब तक तुम यहीं पे छुपे रहना, तब तक मैं भी सीनियर ब्रदर की मदद करने के लिए जाता हूँ। इसी बीच हम देखते हैं कि एसएसटाजू भी वहाँ पे पहुंच चुके थे, जबकि हम देखते हैं कि जुआन जी का फेस वहाँ पे काफी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था, और जैसे ही उसका साथी वहाँ से जाने लगता है तो हम देखते हैं कि अचानक ही जुआन जी ने पीछे से ही अपने साथी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था, और वो उसे वहाँ पे खत्म करते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या लगा था कि सिर्फ वही तुम्हारे दुश्मन है? नहीं, बल्कि तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन तो मैं था। और ये कहकर जुआन जी बेचारे उस कल्टीवेटर की सोल पावर को भी अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगा था, और जैसे ही वो वहाँ पे उसकी सोल पावर को ऑब्जर्व कर लेता है तो उस कल्टीवेटर की स्पेसिफिक टेक्निक भी जो कि उसे एंशिएंट कल्टीवेटर ने सिखाई थी वो भी जुआन जी के अंदर आ चुकी थी। और इस तरह हम देखते हैं कि जुआन जी वहाँ पे अपने उस साथी के पास भी आ गया था जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसकी जान बचाई थी। जुआन जी को देखकर वो कल्टीवेटर बेचारा वहाँ पे चलाते हुए उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से चले जाओ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जुआन जी ने अचानक ही पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी खत्म कर दिया था, और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपनी सोल डिवोरिंग
टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी सोल पावर को भी ऑब्जर्व करने लगा था। जो देखा तो अब सभी लोग वहाँ पे उससे बहुत ही बुरी तरह से डरने लगे थे। पर जुआनजी को अब वहाँ पे सबसे कोई भी मतलब नहीं था, उसे तो बस अब वहाँ पे पावरफुल बनना था। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी कल्टीवेटर्स को वहाँ पे एक एक करके खत्म करते हुए उन सभी की सोल पावर्स को भी ऑब्जर्व करता जा रहा था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे सिर्फ कुछ ही देर में अपने दुश्मनों के साथ साथ अपने दोस्तों को भी खत्म कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब जुआनजी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गया था। और जब वो उन सभी की पावर्स को ऑब्जर्व करते हुए अपनी पावर को चेक करता है तो वो वहाँ पे बिल्कुल एक डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगा था। पर अभी बेचारा जुआनजी वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू जो कि उसके पीछे खड़े हुए थे वो उससे कोल्ड टोन में कहते हैं, क्या मेरे मास्टर ने तुम्हें यही सब सिखाया था कि तुम अपने फेलो डिसेबल्स की जान लेके उनकी पावर्स को ऑब्जर्व कर लो? आज मेरे मास्टर को जरूर तुम्हें अपना डिसेबल बनाने पे पछतावा हो रहा होगा। एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुआनजी उससे कहता है कि तुम्हारा कौन सा मास्टर? कहीं तुम मास्टर जूटियान की बात तो नहीं कर रहे? बेवकूफ कहीं के, ये सब तो मैंने मास्टर जूटियान की नजरों में ऊंचा बनने के लिए किया है। उन्होंने ही तो मुझे ये सारी टेक्निक और पावर सिखाई थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए आज मैंने इन सभी को यहाँ पे खत्म कर दिया। अब मैं अकेला इस पूरे गांव के ऊपर राज करूंगा। और शायद तुम ये बात नहीं जानते, जब मास्टर जूटियान भी हमारे इस गांव के अंदर आए थे तो उन्होंने भी यहाँ पे पहले लीडर को मारकर उनकी पोजीशन को हासिल किया था। और उस समय उन्होंने जितने लोगों को मारा था उनके मुकाबले में तो अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे एक एक करके सभी को खत्म कर दूंगा और फिर आखिर में जाकर उन्हें भी खत्म कर दूंगा। और उसके बाद मैं खुद अकेला इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। पर ये सब करने से पहले अभी मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। और पावरफुल बनने के लिए मुझे लोगों का खून तो बहाना ही होगा, जिसकी शुरुआत अब मैं तुमसे ही करूंगा। और ये कहकर वो बेवकूफ कल्टीवेटर वहाँ पे एसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और उसे वहाँ पे अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे अपनी फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहते हैं, वाकई बेवकूफी का कोई इलाज नहीं है। और ये कहकर एसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर को अपनी फिंगर में इकट्ठा करने लगे थे। और बेचारा वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ समय पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे उसके माइंड के ऊपर अटैक करते हुए उस कल्टीवेटर का खेल हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे खत्म कर दिया था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे उस कल्टीवेटर के कुछ समझने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। अब इस सब में बेचारे उस कल्टीवेटर की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो एसेस्टर ज़ू के पास से वाकिफ जो नहीं था। वहीं उस कल्टीवेटर का खेल खत्म करने के बाद एसेस्टर ज़ू की नजर वहाँ पे ऊपर माउंटेन्स के ऊपर जाती है, जहाँ पे मास्टर जूटियान बैठे वाइन पी रहे थे। और अपने गाँव में मची उस तबाही को देखकर वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो लगातार वहाँ पे वाइन पीते जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि एसेस्टर ज़ू भी वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए उनके पीछे पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर जूटियान उनसे कहते हैं तो तुम आ ही गए। लेकिन एसेस्टर ज़ू वहाँ पे मास्टर जूटियान की बात को इग्नोर करते हुए उनसे कहते हैं, तो क्या यही वो दुनिया थी जिसे आप बनाना चाहते थे? एसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर जूटियान वहाँ पे और भी ज्यादा उदास हो गए थे। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।